हेलो स्टूडेंट्स, नेट और जेआरएफ के इस लेसन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले लेसन में हम चौसर के वर्क्स कर रहे थे, उसी क्रम में आगे चलते हैं। अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ चौसर इज ट्रोइलस एंड क्रेसिडी। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ट्रोइलस एंड क्रेसिडी, मॉडर्न इंग्लिश ये इसका उच्चारण है। इज ए पोएम बाय जोफ्री चौसर विच रीटेल्स इन मिडल इंग्लिश द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द लवर्स ट्रोइलस एंड क्रेसिडी सेट अगेंस्ट ए बैकड्रॉप ऑफ वॉर ड्यूरिंग द सीज ऑफ ट्रॉय। तो बेसिकली ये एक लव स्टोरी है। ट्रोइलस और क्रेसिडी इसके पात्र हैं। ट्रोइलस लड़का है, क्रेसिडी लड़की है। ओके, और मिडल इंग्लिश में लिखी गई है, ये आपको याद ध्यान में रखना है। चौसर ने जितने भी अपने वर्क लिखे हैं सारे मिडल इंग्लिश में लिखे हुए हैं। इट वॉज कंपोज यूजिंग राइम रॉयल। ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रोइलस एंड क्रेसिडी किस मीटर में और किस अपने स्टेंजा में लिखी गई हैं। तो इसकी स्टेंजा है राइम रॉयल। राइम रॉयल 7 लाइन का एक स्टेंजा होता है जिसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी सी। तो ज़्यादा इसकी चर्चा अपने दूसरे लेसन में करेंगे। लिटरेरी जो अपने होते हैं ये लिटरेरी टर्म्स वगैरह, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये आप नोट कर लीजिए। ट्रोइलस एंड क्रेसिडी राइम रॉयल में लिखी गई है और एक लव स्टोरी है, मिडल इंग्लिश में लिखी गई है, चौसर की है। ड्यूरिंग द मिड 1380s, इसके 1380s के आसपास ये पूरी हुई है। मैनी चौसर स्कॉलर्स रिगार्ड इट एज द पोइट्स फाइनेस्ट वर्क। तो ये उसके फाइनेस्ट वर्क में से आता है। एज ए फिनिश्ड लॉन्ग पोइम इट इज़ मोर सेल्फ कंटेन्ड देन द बेटर नोन बट अल्टीमेटली अनकम्प्लीटेड कैंटरबरी टेल्स। तो ये इसकी खास बात है कि ये कंप्लीटेड है, फिनिश कर दी थी इसने, चौसर ने इसको। ओके, दिस पोएम इज ऑफन कंसिडर्ड द शोर्स ऑफ द फ्रेज ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ये जो फ्रेज़ है जो काफ़ी फेमस है कि हर अच्छी चीज़ का अंत ज़रूर होता है, तो ये ट्रोइलस एंड क्रेसिडी से ये फ्रेज़ फेमस हुई थी। ओके, तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं, द पोइम हैड एन इम्पोर्टेंट लेगेसी फॉर लेटर राइटर्स। तो ये जो पोइम है, लेटर राइटर्स यानी बाद में आने वाले राइटर्स के लिए भी लेगेसी का काम किया इसने, यानी इसको इससे काफ़ी प्रेरणा मिली। रॉबर्ट हैंडरसन आगे एक पोइट आएगा, आपने उसकी स्टडी करेंगे। उसने इसी के बेस पे टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड एक स्टोरी लिखी थी। तो याद रखना आपको, ट्रोइलस एंड क्रेसिडी है चौसर की और टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिडी है ये इसकी रॉबर्ट हैंडरसन की, और वो स्कॉट पोइट था। इमेजिन द ट्रेजिक फेट फॉर कैसिडी नॉट गिवन बाय चौसर। थोड़ी सी उसने राइट स्टोरी को चेंज कर दिया था इसमें। इन हिस्टोरिकल एडिशन ऑफ द इंग्लिश ट्रोइलस एंड कैसिड, हैंडरसन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट वर्क वाज sometime included without accreditation as an epilogue to Chaucer's tale. Other tales, for example, John Matham's Amorous and Clapos, adapt language and authorship strategies from the famous predecessor's poem. तो ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप थोड़ा सा देख लेना इसको। शेक्सपियर्स वर्स्ट ड्रामा ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ऑल्दो मच ब्लैकर इन टोन, वाज ऑल्सो बेस्ड इन पार्ट ऑफ द मटेरियल। शेक्सपियर ने भी लिखी है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, एक वर्स ड्रामा है, तो उसका भी बेस चौसर से ही लिया गया है। हालांकि काफ़ी चेंज कर दी थी शेक्सपियर ने अपने हिसाब से। ब्लैकर है टोन के अंदर काफ़ी, वाज ऑल्सो बेस्ड इन पार्ट ऑन द मटेरियल, तो काफ़ी हद तक उस पर ही बेस्ड थी। तो 3 राइटर आपको याद रख लेने हैं, रॉबर्ट हैंडरसन, चौसर और शेक्सपियर, जिन्होंने ये इस मैटर पे कुछ ना कुछ लिखा है। ट्रोइलस एंड कैसिडी यूजुअली considered to be a courtly romance, although the generic classification is an area of significant debate in most Middle English literature. एक बात और याद रखने की है कि ये courtly romance है, यानी राजा रानी और इस तरह के लोग जो प्यार करते हैं उसको हम courtly romance कहते हैं। एक तो आम व्यक्तियों का प्यार होता है, आम आदमियों का जो प्यार होता है उसको courtly romance नहीं कहते, ये courtly romance है। It is a part in the cycle the matter of Rome, a fact which Chaucer emphasizes. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने करते हैं द रोमेंट ऑफ द रोज़। ये इसके बारे में पहले हमने चर्चा कर ली थी, तो डिटेल इसकी रह गई थी, अब कर लेते हैं वो। द रोमेंट, वैसे तो इसका सही नाम है द रोमांस ऑफ द रोज़, लेकिन उस टाइम की इंग्लिश में इसको ये लिखा गया था रोमांट ऑफ द रोज़। इज़ ए पार्शियल ट्रांसलेशन इनटू मिडल इंग्लिश ऑफ द फ्रेंच एल्गोरिकल पोइम ले रोमन डे ला रोज़। रोमंट डे ला रोज़ ये भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसलेशन है एक फ्रेंच पोइम की, और वो फ्रेंच पोइम है ले रोमन डे ला रोज। याद रखना है आपको, ये ट्रांसलेशन है मिडिल इंग्लिश में फ्रेंच से।
Originally believed to be the work of Chaucer, the roman inspired controversy among 19th century scholars when parts of the text were found to differ in style from Chaucer's other works. तो पहले माना जाता था कि चौसर की ओरिजिनल है, बाद में पता लगा कि ओरिजिनल नहीं है, ये ट्रांसलेशन किया गया है. Also, the text was found to contain three distinct fragments of translation. Together, the fragments A, B, and C provide a translation of approximately one third of Le Roman. तो सीधी सी बात है, इतनी सी ध्यान देने वाली कि ये एक ट्रांसलेशन है फ्रेंच पोइम का, रोमन डे ला रोज उसका नाम था. There is little doubt that Chaucer did translate Le Roman de la Rose under the title The Romance of the Rose in the Legend of Good Women. The narrator Chaucer states as much. The question is whether the surviving text is the same one that Chaucer wrote. ये ज़्यादा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप एक बार बस इसका मोटा मोटा चीज़ याद रख लीजिएगा. ओके, अब अपने आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पोइम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम ऑफ चौसर, द कैंटरबरी टेल्स. ये इसका मैग्नम ऑपस है और इसको हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. करनी ही पड़ेगी, नेट और जेआरएफ में इतने बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद जब आप नेट करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो छोड़ नहीं सकते आप. तो टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, पूरा कोर्स अपने करेंगे अच्छे से. तो कैंटरबरी टेल्स हैं. द कैंटरबरी टेल्स मिडिल इंग्लिश टेल्स ऑफ कैंटरबरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज. तो इसकी तो हर एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि चौसर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट एंड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वी कैन से, सॉरी, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ चौसर इज द कैंटरबरी टेल्स. तो सबसे पहला पॉइंट इसका बन जाता है ये 24 स्टोरीज है इसके अंदर. ओके, दैट रन्स टू ओवर 17,000 लाइन्स. ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि 17,000 लाइन्स हैं टोटल, बहुत बड़ा वर्क है ये. Written in Middle English by Geoffrey Chaucer in 1386, Chaucer became controller of customs and justice of peace, and then 3 years later in 1389 clerk of the king's work. Important है ये कि जोफ्री चौसर 1386 के अंदर ये बन गया था कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स एंड जस्टिस ऑफ पीस, और उसके 3 साल बाद क्लर्क बन गया था किंग्स के काम में. इट वॉज ड्यूरिंग दीज ईयर्स दैट चौसर बिगेन वर्किंग ऑन द मोस्ट फेमस टेक्स्ट. तो इसी समय 1386 के बाद उसने इस कैंटरबरी टेल्स पर काम करना शुरू कर दिया. कैंटरबरी टेल्स, द टेल्स मोस्टली रिटन इन वर्स ऑल्दो सम आर इन प्रोज. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो टेल्स हैं 24 स्टोरीज है ना, उसमें से 22 जो है वो वर्स में है, 2 हैं जो प्रोज में है, आगे आ जाएगी वो कौन सी है. आर presented as part of storytelling contest by a group of pilgrims as they traveled together on journey from London to Canterbury in order to visit the shrine of Saint Thomas Becket at Canterbury Cathedral. बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि ये जो टेल्स हैं एक तो वर्स में है ज़्यादा, और क्या था, स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट हुआ था एक. ये जो टेल्स कब बोली गई, चौसर की वर्क में स्टोरी टेलिंग एक कॉन्टेस्ट हुआ था. होता क्या है कि पिलग्रिम्स आते हैं और वो कहाँ जा रहे होते हैं ये आपको याद रखना है, सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन पर जा रहे होते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि वो जो पिलग्रिम्स थे वो कहाँ जा रहे होते हैं. तो श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट यहाँ पर वो जा रहे होते हैं, और कहाँ ठहरे होते हैं वो, यहाँ टैबर्ड इन एट साउथवार्क. टैबर्ड इन में कुछ कुछ पिलग्रिम्स इकट्ठे होते हैं और वो जा रहे होते हैं इस जगह पे. तो टैबर्ड इन से लेकर के इस श्राइन तक के रास्ते को वो पैदल चलते हैं, और रास्ते में ये प्लान करते हैं कि हर व्यक्ति जो है स्टोरी सुनाएगा, 2 जाते वक्त सुनाएगा और 2 आते वक्त सुनाएगा. तो सभी की तो स्टोरी नहीं सुन पाए, वो सिर्फ 24 ही स्टोरी सुन पाए. तो हर व्यक्ति अपनी अपनी स्टोरी सुनाता है उसके अंदर. तो ज़्यादातर स्टोरी जो है वर्स में लिखी गई हैं. तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं वो ये है कि पिलग्रिम्स जो थे वो कहाँ ठहरे थे, सेंट थॉमस बैकेट की ओर जा रहे थे, ठहरे थे टैबर्ड इन में. ये 2 क्वेश्चन है, कहाँ ठहरे थे, टैबर्ड इन में जा कहाँ रहे थे, सर सेंट थॉमस बैकेट की मज़ार पे या श्राइन पे जा रहे थे. ओके, प्राइज़ क्या रखा था, जिसकी भी स्टोरी बेस्ट होगी वो प्राइज़ ये था. द प्राइज़ फॉर दिस कॉन्टेस्ट इज़ ए फ्री मील, कि उसके खाने के पैसे नहीं लिए जाएंगे, उसको फ्री मील मिलेगा.
ओके, आगे चलते हैं, नोट कर ले होंगे आई होप। आफ्टर ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्क्स व्हेन अर्लियर इन हिज करियर इंक्लूडिंग ट्रोइलस एंड क्रेसिडी, House of Fame and Parliament of Fowls, The Canterbury Tales is near unanimously seen as Chaucer's magnum opus। बताइए चौसर का मैग्नम ओपस है, मैग्नम ओपस का मतलब उसका सबसे बड़ा काम है, सबसे फेमस काम है। He uses the tales as the description of its characters to paint an ironic and critical portrait of English society at the time। और उस जो पिलग्रिम्स का जो जत्था होता है उसके अंदर इंग्लिश सोसाइटी के को रिप्रेजेंट करने वाले सब लगभग सभी व्यक्ति थे, यानी सभी फील्ड से, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से व्यक्ति आते थे, और उस समय की जो इंग्लिश सोसाइटी थी हमें सारा उसका पता लग जाता है। एंड पर्टिकुलरली ऑफ द चर्च, और ख़ास करके चर्च का, चर्च के जो कैरेक्टर हैं इसके अंदर 5-6 कैरेक्टर्स हैं चर्च के, तो चर्च के बारे में भी पता लग जाता है कि उस समय चर्च की कंडीशन क्या थी। चौसर्स यूज of such a wide range of classes and types of people was without precedent in English। तो चौसर का जो ये यूज़ किया उसने, इतने सारे कैरेक्टर्स लेके आया वो अपने काम में, ऐसा कोई भी वर्क पहले नहीं मिलता, विदाउट प्रेसिडेंट है इन इंग्लिश में। Although the characters are fictional, they still offer a variety of insight into the customs and practices of the time। हालांकि वो कैरेक्टर्स जा रहे थे, फिक्शनल थे, रियल नहीं थे, लेकिन उन कैरेक्टर से हमें उस समय की इंग्लिश सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है, किस तरह की कस्टम्स थी, किस तरह की प्रैक्टिसेस थी, क्या रीति रिवाज थे, क्या प्रथाएं थी वहाँ की, सब पता लग जाती हैं। Often such insight leads to a variety of discussion and disagreements among people in 14th century। तो यह लोगों में मतभेद भी पैदा करते हैं, कई लोग इससे सहमत भी नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, although various social classes are represented in these stories and all the pilgrims are on a spiritual quest, it is apparent that they are more concerned with worldly things than spiritual। Structurally, the collection resembles the Decameron which Chaucer may have read during his first diplomatic mission to Italy in 1372। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लास्ट लाइन जो हमने अभी पढ़ी है। ये स्ट्रक्चरली, संरचनात्मक रूप से, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है इस पोइम का, वो किसको रिजेंबल करता है? डेकामरन को। ये क्वेश्चन बन जाता है कि किससे मिलती जुलती है ये कविता? डेकामरन से मिलती जुलती है। विच चौसर में हैव रेड, जो शायद चौसर ने पढ़ी होगी जब वो इटली गया था 1372 के अंदर। तो ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि कैंटरबरी टेल्स का स्ट्रक्चर किस कविता से मिलता है? डेकामरन से मिलता है। It is sometimes argued that the greatest contribution to Canterbury Tales made to English literature was in popularizing the literary use of the vernacular English rather than French, Italian और Latin। तो उस समय इंग्लिश की हालत पतली थी, ज़्यादा लोग इंग्लिश की इज्जत नहीं करते थे, लेकिन कैंटरबरी टेल जब उसने चौसर ने इंग्लिश में लिखी तो इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली। उस समय फ्रेंच, इटालियन और लैटिन भाषा ज़्यादा चलती थी, लिटरेरी लैंग्वेज ये मानी जाती थी, लेकिन कैंटरबरी टेल्स लिखने के बाद इंग्लिश का कुछ हालत में सुधार आया। इंग्लिश हैड हाउएवर बीन यूज्ड एज लिटरेरी लैंग्वेज सेंचुरीज बिफोर चौसर्स टाइम एंड सेवरल ऑफ चौसर्स कंटेम्पररीज, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड, द पर्ल पोइट एंड जूलियन ऑफ नॉर्विच। इससे पहले भी इंग्लिश यूज़ की जाती थी एज ए लिटरेरी लैंग्वेज, परंतु इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई थी। ये चौसर के कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं, इनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, याद जरूर रखना आपको। जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड, द पर्ल पोइट एंड जूलियन ऑफ नॉर्विच। Also wrote major literary works in English. It is unclear to what extent Chaucer was responsible for starting a trend as opposed to simply being part of it। तो चौसर ने शुरुआत की इंग्लिश में लिखने की, और उसी को ही माना जाता है आज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। While Chaucer clearly states the addresses of many of his poems, the intended audience of the Canterbury Tale is more difficult to determine। तो चौसर हालांकि अपनी सभी पोइम्स में क्लियरली एड्रेस करता है कि किसके लिए ये कविता लिखी गई है, कैंटरबरी टेल में ऐसा हम कोई निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि किसके लिए लिखी गई है स्पेशली। Chaucer was a courtier, leading some to believe that he was mainly a court poet who wrote exclusively for nobility। तो चौसर क्योंकि एक दरबारी था, तो वो ज़्यादातर नोबिलिटी के लिए लिखता था। नोबिलिटी यानी जो दरबारी लोग थे उन्हीं के लिए ही लिखा करता था। सॉरी। The Canterbury Tales was far from complete at the end of Chaucer's life। In the general prologue, some 30 pilgrims are introduced। ये important अपने बहुत ही चीज़ आई है, कितने 30 पिलग्रिम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं प्रोलॉग के अंदर। तो कैंटरबरी टेल का एक प्रोलॉग है जिसमें वो इंट्रोडक्शन देता है अपनी पोइम का,
उसके अंदर 30 पिलग्रिम्स का जिक्र है। अकॉर्डिंग टू द प्रोलॉग, चौसर्स इंटेंशन वाज टू राइट 2 स्टोरीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईच पिलग्रिम्स। तो चौसर का इरादा क्या था? 2 स्टोरी लिखनी है हर एक पिलग्रिम के लिए, यानी हर पिलग्रिम जो है वो 2 स्टोरीज सुनाएगा, एक जाते वक्त और एक आते वक्त। ऑन द वे टू एंड फ्रॉम देयर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, सेंट थॉमस बैकेट श्राइन, मेकिंग फॉर ए टोटल ऑफ 4 स्टोरीज पर पिलग्रिम। तो इंटेंशन स्टोरीज पर्सन फीस पिलग्रिम ऑन द वे एंड, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि 2 स्टोरी जाते वक्त सुनाएगा और 2 स्टोरी आते वक्त सुनाएगा, यानी 4 स्टोरी सुनाएगा एक पिलग्रिम। तो रास्ते की बोरियत को दूर करने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हर पिलग्रिम जो है 4 स्टोरी सुनाएगा, 2 जाते वक्त और 2 आते वक्त। ओके, तो इस तरह से एक पिलग्रिम के पास कितनी स्टोरी आ गई? एक तीर्थयात्री यानी 4 स्टोरी सुनाएगा। Although perhaps incomplete, the Canterbury Tale is revered as one of the most important works in English literature. हालांकि ये इनकम्प्लीट था क्योंकि देखिए 24 ही स्टोरीज लिख पाया वो चौसर, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब लिखनी कितनी थी? 32 थे और हर एक को 4 लिखनी है, तो कितनी होगी? 120, यानी 120 स्टोरीज उसने प्लान की होगी, लेकिन 24 ही लिख पाया वो। Not only do readers from all time periods find it entertaining, but it is also a work that is open to a range of interpretation. तो इतना एक्सटेंसिव लिखा गया है, इसकी व्याख्या भी अलग अलग की गई है, तो सभी के लिए ये ओपन है, कोई अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर सकता है। सोर्सेज पर आते हैं कैंटरबरी टेल का, तो उस पर थोड़ी सी हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। अभी मैंने पहले डिस्कस किया था कि सोर्स है इसका डेकामरन, तो इसके लिए थोड़ा सा अपने इसकी स्टडी कर लेते हैं। ए टेल फ्रॉम द डेकामरन बाय जॉन विलियम वाटरहाउस। नो अदर वर्क प्रायर टू चौसर इज नोन टू हैव सेट ए कलेक्शन ऑफ टेल्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पिलग्रिम्स ऑन पिलग्रिमेज। तो ऐसा कोई भी जो इससे पहले वर्क नहीं था जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि पिलग्रिम्स जाएं और वो कहानियाँ सुनाएं। इट इज़ ऑब्वियस हाउएवर दैट चौसर बोरोड पोर्शंस, समटाइम्स very large portions of his stories from earlier stories, and that his work was influenced by the general state of the literary world in which he lived. Storytelling was the main entertainment in England at the time, and storytelling contest has been around for hundred of years. तो उस समय ये जो कॉन्टेस्ट थे बड़े ही लोकप्रिय थे स्टोरी टेलिंग के। इन 14th century England, the English Pui was a group with an appointed leader who would judge the songs of the group. तो उस समय ऐसे कॉन्टेस्ट होते रहते थे और जो जीतता था उसको इनाम वगैरह भी मिलते रहते थे। तो डेकामरन जो है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं यहाँ से। द डेकामरन बाय जियोवानी बोकाचियो। तो ये डेकामरन बोकाचियो की लिखी गई थी। कंटेन्स मोर पैरेलल्स टू द कंटेम्परेरी टेल्स देन एनी अदर वर्क। तो ये जो है कैंटरबरी टेल से काफ़ी मिलती जुलती है। Like the tales, it features a number of narrators who tell stories along a journey they have undertaken to flee from the Black Death. तो उस समय ब्लैक डेथ का प्रकोप हुआ था, प्लेग फैल गया था, तो उससे बचने के लिए बहुत सारे जो लोग थे बाहर भाग गए थे। तो वहाँ से ये जर्नी की जो टीडियसनेस है दूर करने के लिए स्टोरीज बोलने का चलन प्रारंभ हुआ था, इस तरह के वर्क्स लिखने का। इट एंड्स विद एन अपोलॉजी बाय बोकाचियो मच लाइक चौसर्स रिट्रैक्शन टू द टेल्स। और डेकामरन का एंड होता है उसमें बोकाचियो माफ़ी मांगता है, चौसर भी इसी तरह का काम करता है, रिट्रैक्शन टू द टेल्स। ए क्वार्टर ऑफ द टेल्स इन द कैंटरबरी टेल्स पैरेलल ए टेल इन द डेकामरन, ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम हैव closer parallels in other stories. Some scholars thus find it unlikely that Chaucer had a copy of the work on hand, surmising instead that he must have merely read the Decameron at some point. तो याद रखना है आपको बस ये कि डेकामरन है जियोवानी बोकाचियो की लिखी गई है और स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता है।